गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अभिक्रिया के अगले पार्ट में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया नाम आपने मेरे हिसाब से कक्षा 8 के अंदर इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। विस्थापन अभिक्रिया, ये जो विस्थापन शब्द है, ये विस्थापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस स्थापन। स्थापन का मतलब होगा किसी स्थान पर होना, किसी स्थान की स्थिति पर होना। वि का मतलब है अलग होना। इसका मतलब यह है कि जो अभिक्रिया होगी उसमें जो भी तत्व होंगे वो स्थान से क्या होंगे, अलग होंगे। क्या होंगे, अलग होंगे, स्थान छोड़ देंगे अपना। उस अभिक्रिया में होने के कारण स्थान छोड़ देंगे। स्थान क्यों छोड़ेंगे, तो एक छोटा सा हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी अखाड़े में दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हैं। उस अखाड़े में दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हैं, दोनों की सिमिलरिटी ताकत बराबर है, लेकिन जो अपनी ताकत का इस्तेमाल व्यवस्थित और बखूबी तरीके से करेगा और दूसरे को पछाड़ देगा। अगर मान लो दो ऐसे भाग आपस में क्रिया कर रहे हैं तत्वों में कि एक तत्व ऐसा है जो दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा कम विक्रियाशील है और दूसरा तत्व ऐसा है जो पहले के मुकाबले थोड़ा सा अधिक अभिक्रियाशील है, तो इन दोनों की स्थितियों में जब अभिक्रिया होगी तो जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, अपने स्थान से अलग कर देगा। उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा ये हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। अपने स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। यानी कि जो अधिक ताकतवर होगा तत्व तो अपने से कम ताकतवर तत्व को वहां से हटा देगा, क्योंकि उसके जुड़ने की क्षमता कम है, वो आसानी से किसी के साथ जुड़ता नहीं है। तो उस परिस्थिति में उसका स्थान वो ग्रहण कर लेगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, और कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देगा। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए समीकरण लिख रहा हूं मैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीले थोड़ा होता है, जिसको नीला थोड़ा कहते हैं। जिंक एक धातु है, कॉपर की अपेक्षा ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब इन दोनों की क्रिया होगी तो इस क्रिया में क्या होगा कि ये इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इस कॉपर का स्थान ले लेगा, क्योंकि चूंकि दोनों धातु है तो धातु अभिक्रिया ज्यादा अपने भाग में ज्यादा करेंगे। तो उस परिस्थिति के अंदर जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देगा और किसका निर्माण होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगा। ये आपके विस्थापन अभिक्रिया है। और जैसे देखते हैं Pb प्लस CuCl2 इजिकल टू, ये जो लेड है, लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने की स्थिति में जब कॉपर क्लोराइड इसके साथ जुड़ता है तो उस जुड़ने में कॉपर लेड के द्वारा विस्थापित हो जाता है और उस स्थिति में
क्या बनता है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। इसी प्रकार Fe प्लस CuSO4 दैट इज इक्वल टू आयरन कॉपर से ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, उस परिस्थिति में कॉपर का स्थान ये ले लेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार अगर हम देखें तो जिंक प्लस फेरस सल्फेट की अगर अभिक्रिया होती है तो जिंक की फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया होती है, जो जिंक है वो फेरस से अधिक अभिक्रियाशील है। फेरस के मुकाबले यानी जो आयरन है उस आयरन के मुकाबले जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और आसानी से उसको विस्थापित कर देगा। तो इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और फेरस है वो आयरन है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की इस अभिक्रियाओं में जिसमें जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को अपनी स्थिति के आधार पर देखें तो उसको विस्थापित कर देता है, उसको आपके विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए तत्वों की एक सक्रियता श्रेणी बनाई जिसमें तत्व सक्रिय रहता है। उस सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्वों को अलग अलग भागों पर रखा गया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो होता है आपके सोडियम और पोटेशियम। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, हर एक के साथ जल्दी से जुड़ने की कोशिश करता है, और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है वो ऑक्सीजन होता है, जो आसानी से हर एक के साथ में पूर्ण रूप से अभिक्रिया है वो नहीं करता है। तो यह भी आपके विस्थापन अभिक्रिया। अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है जरा हम देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो आयन है वो आयन अपने स्थान से हट जाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें तो जरा हम देखते हैं। आयन आप सभी को पता है कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, कक्षा 7 में आपने आयनों के विषय में पढ़ा भी होगा। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। हमने कक्षा 9 में पढ़ा है तत्वों के आयनों की स्थिति के आधार पर संयोजकता के क्रम में देने का क्रम होता है और लेने का क्रम होता है। तो देने वाला धनायनिक होता है, लेने वाला ऋणायनिक होता है। इसके आधार पर आयनों की स्थिति हम उसके ऊपर परिलक्षित करते हैं, जिससे ये हमको पता चलता है कि यह तत्व इस आयन को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, धनायनिक है या ऋणायनिक है। तो जब अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, आयन एक दूसरे को अपने स्थान से हटा देते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान क्या होगा तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा अभिकारकों के बीच। अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होगा आदान प्रदान होगा। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मैं जरा यहाँ पर व्यवस्थित लिख देता हूँ आपके, ताकि आपको समझने में कठिनाई न हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2।
इज इक्वल टू टू NaCl प्लस BaSO4, NaCl और BaSO4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपके सामने अभिक्रिया लिखी हुई है, अगर हमने कक्षा 9 में संयुक्तता की स्थिति के बारे में पूरा नहीं पढ़ा है, व्यवस्थित नहीं पढ़ा, तो हम आयनों की जानकारी नहीं कर पाएंगे। परिभाषा क्या कह रही है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच अभिकारक, मैंने आपको पिछली अभिक्रियाओं में भी बताया है कि अभिकारक होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो इस परिस्थिति में जो अभिक्रिया कर रहे हैं वो अभिकारक आपके ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हैं। अब इसमें कौन कौन से आयनिक भाग मौजूद हैं तो जरा उसको देखते हैं। तो ध्यान रहे, एक बात आपको मैं और सुझा देता हूं कि जितने भी धातु होते हैं वो लगभग धनायनिक होते हैं। क्या होते हैं? धनायनिक होते हैं। और जितने भी अधातु होते हैं वो लगभग ऋणायनिक भाग लिए हुए होते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप अगर हो सकता है, कोई धनायनिक और ऋणायनिक अलग हो, लेकिन अधिकांश धातु आपके धनायनिक और अधिकांश अधातु आपके ऋणायनिक भाग में होते हैं। और हमेशा जो यौगिक बनता है वो धातु और अधातु की आपसी क्रिया से ही अधिकांश यौगिकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं कि इसमें कौन से भाग आयनिक वाले हैं। तो इसमें देखेंगे, एक तो आपके सोडियम Na2 और SO4 आपके माइनस का है, सोडियम आपके प्लस का है। इसी प्रकार इसमें Ba प्लस का है और Cl माइनस का है। तो बस कुछ नहीं है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो हमको पता है कि जब विपरीत आयन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो अगर मैं प्लस को प्लस की तरफ ले जाऊंगा तो ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस परिस्थिति में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान में प्लस माइनस की और माइनस प्लस की ओर ही प्रस्थान करेगा। तो ये प्लस है, ये चला जाएगा आपके Cl के साथ में जुड़ जाएगा, और ये प्लस है ये आपके जुड़ जाएगा इसके साथ में। और ये जुड़ने के बाद जो अभिक्रिया बनेगी, यानी कि अपने स्थान से हम विस्थापित कर दिया, इस माइनस को विस्थापित करके इसके साथ जुड़ गया और इसने इसको विस्थापित करके इसके साथ जुड़ गया, और उस परिस्थिति में सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण है वो हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे की जो कड़ी है उस कड़ी में उपचयन और अपचयन दो अभिक्रियाएं हैं। उन दो अभिक्रियाओं के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।